Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 21st of April and 22nd of April. 21 और 22 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो, एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ये आपको प्रीलिम्स में मदद करेंगे। पहला सवाल है, आईएनएस वागशीर वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। आपको बताना है कि आईएनएस वागशीर क्या है। ऑप्शंस आर न्यूक्लियर सबमरीन, सेकंड इज कैलवेरी क्लास सबमरीन, थर्ड इज न्यूली प्रपोज्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, या फोर्थ इज ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, नहीं कौन सा स्टेटमेंट किस व्यक्ति के लिए है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ही बिकेम अ मॉन्क एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। सेकेंड स्टेटमेंट इन्हीं के बारे में है, ही वॉज निकनेम्ड मनियम वीरुदु and a hero of the jungle by local villagers for his heroic exploits. Third statement है, his discontent towards the British led to the Rampa rebellion. आपको बताना है कि ये किस व्यक्ति के बारे में तीनों स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शंस आर उयलवादा नरसिम्हा रेड्डी, सेकेंड इज कल्लूरी चंद्रमौली, थर्ड इज अल्लूरी सीताराम राजू, एंड फोर्थ इज गोटीपति ब्रह्मैया, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ये जो तीन स्टेटमेंट्स मैंने बताए किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू केप टाउन कन्वेंशन। आपको बताना है स्टेटमेंट्स कौन कौन से सही हैं केप टाउन कन्वेंशन के रेफरेंस में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द कन्वेंशन इंटेंड्स टू स्टैंडर्डाइज द ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्ड इन मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया इज नॉट पार्टी टू द कन्वेंशन, इंडिया पार्टी नहीं है कन्वेंशन, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तो ये तीन सवाल हैं आपसे मैंने पूछा है, होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल, आईएनएस वागशीर रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये एक्चुअली कैलवेरी क्लास सबमरीन है, ये तो इजी क्वेश्चन था, आप सबको पता होगा। कल की न्यूज़ थी एक्चुअली में, ये कल की न्यूज़ पे ये क्वेश्चन बेस्ड था, आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में पूरा, है ना। दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि स्टेटमेंट्स किस व्यक्ति के बारे में है, तो ये रंपा रेबेलियन से ही आपका क्लियर होता है। वैसे बाकी स्टेटमेंट तो शायद आपको नहीं भी पता हो, लेकिन रंपा रेबेलियन अल्लूरी सीताराम राजू, इजी क्वेश्चन हो जाता है वहां से। दो याद रखेगा, इनका निकनेम था मनियम वीरुदु यानी कि हीरो ऑफ द जंगल, एंड ही बिकेम मॉन्क एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, अल्लूरी सीताराम राजू, याद रखेगा। एंड केप टाउन कन्वेंशन मैंने आपको परसों की न्यूज़ एनालिसिस में केप टाउन कन्वेंशन बताया था, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको सिविल एविएशन के बारे में बताया था कि जो एयरप्लेन्स है, अगर कोई एयरलाइंस के साथ डिस्प्यूट हो जाता है तो उनका एयरप्लेन हम उनको वापस कर देंगे। तो एक्चुअली में ये स्टैंडर्डाइज ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मूवेबल प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि इंडिया इज अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इज पार्टी टू द कन्वेंशन एंड ऑल, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। तो ये तीन सवाल थे। मूव करते हैं आज के मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स बिल 2022, डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है ना। तो आपको डिस्कस करना है प्रोज एंड कॉन्स को, है ना, किसके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स बिल 2022 के। तो कल का एडिटोरियल था, आज मैं आपको बताऊंगा जरूर इस एडिटोरियल के बारे में, लेकिन आप दिमाग में बिठा के रखिए कि ये वो जिसमें भी रिसेंटली आपको पता होगा कि जिसमें हमने बायोलॉजिकल सैंपल्स, फिजिकल मेजरमेंट के साथ साथ जो उसके बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं, बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स हैं, प्रिजनर्स के लिए जो भी अरेस्ट होगा, कन्विक्टेड पर्सन्स होंगे, उनके लेने का अधिकार इस बिल के थ्रू मिल रहा है। तो आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताने की, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, बोथ यू हैव टू डिस्कस इन दिस आर्टिकल। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है, आज हम डिस्कस करेंगे और आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, हम न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली जो न्यूज है वो है प्राइम मिनिस्टर विल पार्टिसिपेट इन द सेलिब्रेशन ऑफ 400th प्रकाश पर्व ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी, है ना। तो 400वां जो प्रकाश पर्व जिसको कहा जाता है वो श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद में, है ना, उनकी याद में, उनके बर्थ उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं। तो रेड फोर्ट में इसमें 400वीं जन्म तिथि के उसमें हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। गुरु तेग बहादुर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ही वॉज बॉर्न इन अमृतसर इन 1621 टू माता ननकी एंड गुरु हरगोविंद, सिक्स्थ सिख गुरु, है ना। तो जो सिक्स्थ सिख गुरु थे
उनके यहाँ ये इनका जन्म हुआ, माता ननकी थी उनकी मदर, and he was the ninth of the 10 gurus who founded the Sikh religion. He was the ninth of the 10 gurus, ठीक है ना। तो ये ninth of the 10 गुरु थे, 10 गुरु जो माने जाते हैं उनमें से 9वें गुरु थे ये। He was often venerated as the protector of humanity. इनको protector of humanity भी कहा जाता था, यानी protector of humanity भी कहा जाता था by the Sikhs. And he was a learned spiritual scholar and was poet who nearly composed 115 hymns which are included in the Sri Guru Granth Sahib. तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग 115 हिम्स जो है उन्होंने कंपोज की हैं। एंड गुरु ग्रंथ साहिब आपको पता होगा, इट इज द मेन टेक्स्ट ऑफ द सिखिज्म एंड इट इज वन ऑफ द मेन टेक्स्ट ऑफ द सिखिज्म। And he was also a avid traveler and played a key role in setting up the preaching centers of Sikhism, है ना। तो सिखिज्म के जो preaching centers थे वो भी establish करने में उन्होंने काफ़ी वो की थी, मदद की थी। एंड इसके अलावा ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज पर्सन्स रिलीजन एंड ऑल, क्योंकि औरंगज़ेब जो था उस समय काफ़ी ज़्यादा, मतलब भी आपको पता क्या होगा कि औरंगज़ेब का जो रिजीम है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श और ब्रूटल रिजीम्स में आता है ना। यू ऑल मस्ट बी अवेयर दैट, है ना। जिनको कोई प्रॉब्लम है वो बिल्कुल बता दें, अगर आपको कुछ अलग व्यू पॉइंट पता है ना। ऑल द व्यू पॉइंट्स आर वेलकम। जैसे उस दिन मैंने आपको जब अकबर के बारे में बताया तो पीपल टुक दैट इन सम रॉन्ग वे, है ना। उनको लगा कि मैं रिलीजियस कमेंट कर रहा हूँ, बट दैट वाज नॉट अ रिलीजियस कमेंट, दैट वाज एक्चुअली अ फैक्ट फ्रॉम द हिस्ट्री दैट नीड्स टू बी स्टेटेड, है ना। समटाइम्स फैक्ट्स फ्रॉम द हिस्ट्री नीड्स टू बी स्टेटेड। व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव read very limited viewpoint of history. History is not actually just one viewpoint. History has multifarious viewpoints and हमको हर viewpoint पता तो होना ही चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता होना चाहिए। So I will recommend some books to you. You can read the books of Jadunath Sarkar. You can read the books of Sitaram Goyal, Radha Kumud Mukherjee. There are very famous writers जिन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी, बट इन राइटर्स के नाम आपको नहीं पता होंगे, या इन राइटर्स के नाम इतने ज़्यादा आगे नहीं आने दिए गए, है ना। बिकॉज ऑफ द जो ब्रिटिश एरा था, ब्रिटिश एम्पायर था, उसमें क्योंकि आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने जो मैकले सिस्टम बनाया था, दैट सिस्टम वाज एक्चुअली टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियन सिटीजन्स हु वर इन कलर एंड ब्लड इंडियन, बट हु वर जस्ट डूइंग द टास्क ऑफ द ब्रिटिशर्स ओनली। तो इस कारण से कई चीज़ें हमको नहीं पता चल पाई हैं, बिकॉज वी डिडंट रेड द हिस्ट्री फ्रॉम आर व्यू पॉइंट, वी डिडंट रेड द हिस्ट्री ऑफ आर हिस्टोरियंस, है ना, जो कि काफ़ी फेमस है। इनफैक्ट जादूनाथ सरकार को नाइटहुड भी मिला था, सर जादूनाथ सरकार बोलते हैं उनको, सर आरजी भंडारकर बोलते हैं, है ना। तो आई विल रिकमेंड दीज बुक्स टू यू, आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में मल्टी फेसेटेड जब तक आपको व्यूज़ नहीं पता है, देन यू आर ओनली रीडिंग जस्ट वन नोशन ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए फिर लोग कई बार बोलते हैं कि ये गलत किया, इन्होंने गलत किया, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, वो तो बहुत ये था, है ना। तो डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे, टेक इट इन गुड वे, टेक इट इन द नॉलेज पर्सपेक्टिव। मुझे पढ़ना, अगर मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो मैं उसको इसलिए नहीं पढ़ता कि अच्छा मैं किसी एक रिलीजन पे या किसी एक कम्युनिटी पे फिर टारगेट करूँगा, ऐसा नहीं है। मेरा एम ये है कि आई शुड बी नोइंग समथिंग, आई शुड बी गेटिंग नॉलेज फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स वेयर एवर पॉसिबल। मुझे नॉलेज लेना है जिस पॉइंट से भी मिले, है ना। फिर वो मेरा डिसीजन है कि मैं इसको सही मानता हूँ, गलत मानता हूँ, मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता, है ना। बट आई नीड टू गैदर नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, है ना। जब तक आपने चार जगहों के फल नहीं खाए हैं तब तक आप किसी एक जगह के फल को बेस्ट नहीं बोल सकते ना। आपने कह दिया कि ये सबसे अच्छे फल देता है, इसका मतलब है कि आपने दूसरी जगह के फल भी खाए होंगे और आपने उसको टेस्ट करके बताया है ना। तो फर्स्ट रीड डिफरेंट बुक्स, रीड डिफरेंट ऑथर्स, गेट नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स एंड देन ओनली कमेंट वॉट एवर यू थिंक। डोंट जस्ट हेस्टली कमेंट कि you are trying to just target a particular community or just trying to target a particular religion, है ना। that has never been my aim, है ना। I have been making videos from the last 4.5-5 years now, and you all must be aware that I have never targeted any community specifically. I had just stated the facts, चाहे वो किसी भी community का रहा हो, है ना। So that thing should happen, है ना, that will happen always, but gathering facts first should be your aim, है ना। just gather the knowledge and then talk. Without gathering knowledge, if you just blabbering something, that doesn't make any sense, है ना। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले एक बार पढ़िए, उसके बाद आप मुझसे एक इंटेलेक्चुअल डिबेट करिए। डोंट जस्ट स्टार्ट द ब्लेम गेम। यहाँ पे कोई मीडिया हाउस या कोई न्यूज़ चैनल एनालिसिस नहीं चल रहा है कि यू जस्ट ब्लेमिंग समथिंग लाइक अर्नव गोस्वामी एंड ऑल, है ना। यू नॉट डूइंग दैट थिंग। यू शुड हैव अ इंटेलेक्चुअल डिबेट विद मी।
एटलीस्ट शुड हैव फैक्ट्स विद मी, है ना. इफ यू हैव फैक्ट्स देन डिस्कस. If you don't have facts, if you don't have knowledge, if you haven't read anything, if you have read just one thing, then don't blabber here, है ना. तो please that is my request to you. तो आगे हम मूव करते हैं. तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि औरंगजेब्स एरा वाज एक्चुअली द एरा ऑफ ब्रुटैलिटी. दिस इज अ स्टेटेड फैक्ट. एंड अगर आप इसके सोर्स जानना चाहते हो तो जस्ट रीड दी एनसीईआरटी, यू विल गेट द सोर्स. जस्ट रीड दी एनसीईआरटी, है ना. आई टोल्ड सम, मैंने एक बार और फैक्ट कहा था कि अकबर वाज डिसलेक्सिक, अकबर को डिसलेक्सिया था. एंड पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर नॉलेज, हाउ कैन यू से दैट ही वाज डिसलेक्सिक, यू आर अगेंस्ट एंटायर रिलीजन. इसमें क्या इंटायर रिलीजन का अगेंस्ट है यार. ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर की जो किताब है उसमें एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि आर्टिस्टिक डेवलपमेंट जो है अकबर के टाइम पे, उसका रीजन ये था कि ही वाज अ डिसलेक्सिक पर्सन, है ना. और मैंने ये चीज भी बताई थी उस दिन शॉर्ट्स में कि आर्ट एंड कल्चर का जो डेवलपमेंट है अकबर के टाइम पे, उसका रीजन कहीं ना कहीं ये था कि ही वाज डिसलेक्सिक. उसको पढ़ने नहीं आता था, उसको समझने नहीं आता था, इसलिए उसने आर्ट के फॉर्म में स्पीक करना शुरू किया था ना. तो बट पीपल अगेन सेड दैट कि यू आर नॉट टारगेटिंग अकबर, यू आर टारगेटिंग अकबर, है ना. तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन देयर माइंड, व्हाट इज इनसाइड देयर माइंड, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा. बट अदरवाइज आई वाज जस्ट स्टेटिंग अ सिंपल नॉलेजेबल फैक्ट, सिंपल एकेडमिक फैक्ट, है ना. सो आई होप यू विल टेक दैट इन अ मच पॉजिटिव वे एंड यू विल appreciate the knowledge that is being imparted to you, not just try to blame everything else, है ना. So don't be in that haste. सेकेंड न्यूज में आते हैं. व्हाट इज आईएनएस वागशीर. अब जैसे मैंने आपको बताया कि आईएनएस वागशीर जो था वो कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में था. मैं आपको बता दूं, इट इज द 6th सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 ऑफ द इंडियन नेवी. तो इस प्रोजेक्ट 75 है इंडियन नेवी का, जिसमें वो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बना रहे हैं, है ना. दे आर बिल्डिंग द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स एंड ऑल. एंड इसके अंतर्गत 6 सबमरीन्स बनाने का था. ये 6वीं सबमरीन थी उसके अंदर. इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, है ना. मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के कोलैबोरेशन में नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ मिलकर के, फ्रांस से ही एक्चुअली स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन्स होती है ना, फ्रांस की ही सबमरीन्स, है ना. तो उन्हीं से नॉलेज हम लेकर के इसको बना रहे हैं. एंड इट इज नेम्ड आफ्टर, वागशीर जो है, इट इज नेम्ड आफ्टर द सैंड फिश विच इज अ डीप सी प्रेडेटर ऑफ द इंडियन ओशन. ठीक है ना, सैंड फिश के नाम पे है. एंड सैंड फिश इज अ डीप सी प्रेडेटर ऑफ द इंडियन ओशन. इसको याद रखिएगा, सैंड फिश इज अ डीप सी प्रेडेटर ऑफ द इंडियन ओशन. इट इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट सबमरीन वागशीर फ्रॉम रशिया विच वॉज कमीशनड इन टू द इंडियन नेवी इन 1974 एंड डीकमीशनड इन 1997, है ना. तो इट इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट सबमरीन वागशीर फ्रॉम रशिया. तो वागशीर एक रशिया से हमने ऑलरेडी कमीशन की थी इंडियन नेवी में 1974 में, और उसको डीकमीशन कर दिया था 1997 में. तो दीज कैन बी द सोर्सेज ऑफ दैट नेम वागशीर, है ना. तो रशिया से हमने की थी 1974 में, 1997 तक उसको डीकमीशन कर दिया. और दूसरा हम सैंडफिश, मैंने आपको बताया वागशीर इज नेम्ड आफ्टर द सैंडफिश विच इज अ डीप सी प्रेडेटर ऑफ द इंडियन ओशन. ठीक है ना. अब इसके बाद जो अब ये 6वीं है, तो उसके पहले 5 और रही होंगी. वो 5 कौन कौन सी हैं? तो आईएनएस कैलवेरी, जैसे आज का क्वेश्चन जो था, तो आईएनएस कैलवेरी दिसंबर 2017 में आई. आईएनएस खांडेरी जो कि सितंबर 2019 में आई. आईएनएस वागीर जो कि नवंबर 2020 में आया. आईएनएस करांज जो कि मार्च 2021 में आया. एंड आईएनएस वेला जो कि नवंबर 2021 में आया. ठीक है ना. तो आईएनएस कैलवेरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस वागीर, आईएनएस करांज, आईएनएस वेला, ये इसके पहले के हैं. तो ये नाम याद रखिएगा. एंड वागशीर इज द 6th वन इन दैट लिस्ट, प्रोजेक्ट 75 ऑफ द इंडियन नेवी. वागशीर के जो कुछ फीचर्स हैं, इट्स अ डीजल अटैक सबमरीन. याद रखिएगा, इट्स अ डीजल अटैक सबमरीन एंड इट इज डिजाइन टू परफॉर्म सी डिनायल एज वेल एज एक्सेस डिनायल वारफेयर, है ना. तो सी डिनायल और एक्सेस डिनायल, आपको एक्सेस नहीं प्रोवाइड करेगा सी की, इसके अटैक के कारण आपको एक्सेस नहीं मिल सकती. जो एनिमी नेवी है उसको एक्सेस ना प्रोवाइड करने के लिए एक्सेस डिनायल और सी डिनायल, सी एंट्री डिनायल के लिए इसको यूज किया जाता है. इट्स अ डीजल अटैक सबमरीन. इट कैन डू ऑफेंसिव ऑपरेशंस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ नेवल वारफेयर, जिसमें एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, है ना, कहीं पे भी अटैक कर सकता है ये. एंड C303 एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम भी इसमें इंक्लूडेड है. एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम भी इंक्लूडेड है. एंड इट कैन
कैरी अप टू 18 टॉर्पीडोज, इट कैन कैरी अप टू 18 टॉर्पीडोज, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इट्स सुपीरियर स्टील्थ फीचर इंक्लूड एडवांस्ड अकाउस्टिक्स एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स, ठीक है ना। तो इसमें स्टील्थ फीचर है जिसमें कि एडवांस्ड अकाउस्टिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स हैं, लो रेडिएटेड नॉइस लेवल से काफ़ी चुपके से इसको आप मतलब कि इसका जो मोबिलिटी है वो आप मेक श्योर कर सकते हो। तो ये भी कुछ इसके फीचर्स हैं, इसको याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है इसरो एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी इसरो प्लस आईआईएससी ने डेवलप किया है अ वे टू मेक ब्रिक्स फ्रॉम द मार्शियन सॉइल, है ना। तो याद रखिएगा मार्शियन सॉइल से ये ब्रिक्स बनाने की एक उन्होंने स्टार्ट की है इसरो और आईआईएससी ने मिलकर के। तो इसरो प्लस आईआईएससी इज ट्राइंग टू मेक ब्रिक्स फ्रॉम मार्शियन सॉइल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड यूरिया। तो इसमें उन्होंने बैक्टीरिया और एक यूरिया की मदद ली है, ठीक है ना। तो दे आर यूजिंग बैक्टीरिया एंड यूरिया इन ऑर्डर टू डेवलप दिस ब्रिक फ्रॉम द मार्शियन सॉइल, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, इसको स्पेस ब्रिक भी कहा जाता है। इसरो एंड आईआईएससी ने कोलैबोरेट किया है टू डेवलप दिस नोवेल स्केलेबल टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्पेस ब्रिक्स यूजिंग द मार्शियन सिमुलेंट सॉइल, एमएसएस जिसको बोलते हैं, मार्शियन सिमुलेंट सॉइल का यूज किया जाएगा इन ऑर्डर टू डेवलप दैट ब्रिक, मार्शियन सिमुलेंट सॉइल। और इसके लिए टीम ने क्या किया, दे आर डूइंग इज दैट दे आर फर्स्ट मेकिंग द स्लरी बाय मिक्सिंग मार्शियन सॉइल विद ग्वार गम, ठीक है ना। तो मार्शियन सॉइल को ग्वार गम के साथ पहले वो मिक्स करेंगे। तो इसको बस में ऐसे दो वर्ड लिखना है। पहले तो देखो क्या कैसे नोट्स कैसे बनाओगे आप, तो आप पहले स्पेस ब्रिक्स लिखोगे, एक आगे एरो बनाओगे, इसरो प्लस आईएससी लिखोगे, दूसरा एरो निकालोगे, उसमें लिखोगे कि मार्शियन सॉइल सिमुलेंट, मार्शियन सॉइल सिमुलेंट के आगे एरो लगाओगे, उसमें लिखोगे मार्शियन सॉइल प्लस ग्वार गम, ठीक है ना। फिर इसमें एक एरो लगा करके लिखोगे बैक्टीरिया और यूरिया की मदद से। तो बैक्टीरिया के आगे कौन सा बैक्टीरिया है, स्पोरोसार्सिना पेस्ट्यूरी, याद रखिएगा स्पोरोसार्सिना पेस्ट्यूरी नाम का बैक्टीरिया है, और यूरिया और इसके अलावा इसमें निकल क्लोराइड और लगेगा। तो ये बस सिंपल सी इस तरीके से आप नोट्स बनाया करिए ताकि आपको ज़्यादा जितना ग्राफिकल फॉर्म में नोट्स रहेगी ना उतना ईजी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इफ़ यू वांट आई कैन शो यू वंस, है ना। जैसे कि इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ नॉर्मली आप कैसे लिख सकते थे इसको। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया, देखो क्या लिख दिया, स्पेस ब्रिक्स आपने लिखा, ठीक है ना, स्पेस ब्रिक्स लिखा, एरो निकाला आपने, इसमें लिख दिया पहले तो इसरो प्लस आईआईएससी आपने लिख दिया, ठीक है, एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट क्या लिख दिया इसमें, मार्शियन स्टिमुलेंट सॉइल, फिर इसके नीचे ब्रैकेट में या तो लिख दिया मार्शियन सॉइल प्लस ग्वार गम, ये लिख दिया, ठीक है ना। और इसमें कौन लिख दिया, बैक्टीरिया प्लस यूरिया, बैक्टीरिया में आपके क्या लिख दिया, स्पोरोसार्सिना पेस्ट्यूरी, यूरिया और एक और चीज प्लस करके लिख दी निकल क्लोराइड, ठीक है ना। बस सिंपल सा इतनी चीजें इसी फॉर्म में आपको लिखनी है। एरो फॉर्म में बहुत अच्छी राइटिंग नहीं थी क्योंकि मैं उंगली से लिख रहा था, इसलिए बहुत ज्यादा क्लियर नहीं लिख पाया, लेकिन ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आप नॉर्मल नोट्स बनाएंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं आज के जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड। आज का एक एडिटोरियल हम बहुत इंपॉर्टेंट जो कि लिखा गया है मनमोहन सिंह जी द्वारा। तो दिस इज द आर्टिकल विच हैज बीन रिटन बाय हिम, दिस इज इंडियाज मूवमेंट ऑफ रेकनिंग। अब यहाँ पे ऑथर ने कुछ चीज़ें बताई हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। पहला चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट एंड रीशेपिंग। सबसे पहले ऑथर ने बात की है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की। ऑब्वियसली बात है सारी चीज़ें रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण इस समय जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड चल रहा है ना। तो ऐसे में ऑथर ने सबसे पहले बताया कि इंडिया का रोल इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप देखें तो इंडिया जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो हाउ इंडिया कैन डू द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सिंस इंडिया हैज़ गुड रिलेशंस विद रशिया, इसलिए वर्ल्ड की भी नज़र इंडिया के ऊपर है और इंडिया की खुद भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और इन सब के नाम पे इंडिया चाहे तो मदद कर सकता है। तो इंडिया शुड ट्राई टू स्टेबलाइज द रीजन एज मच एज इट कैन, क्योंकि अगर वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो दैट विल नॉट बी यूजफुल फॉर इंडिया एज वेल, है ना। तो इफ द ग्लोबल ऑर्डर इज नॉट हैप्पी देन फॉर इंडिया ऑल्सो द थिंग्स आर नॉट गुड। दूसरी चीज ऑथर ने कहा है कि ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड शुड बी एक्टिंग लाइक अ ग्लोबल
विलेज एंड इट्स अ लिविड रियलिटी. इट्स नॉट जस्ट मेड अप कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट जस्ट एकेडमिक कॉन्सेप्ट. आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज के रूप में काम करता है, और ऐसे में प्रोटेक्शनिज्म या इस तरीके से आइसोलेशनिज्म में आप काम नहीं कर सकते, है ना. इंडिया ने भी इसी से बेनिफिट किया है, पहले भी बेनिफिट किया है, आज भी इसी से बेनिफिट कर रहा है, और ऐसे में इंडिया को आज भी यही ऑर्डर जो है वो प्रमोट करना चाहिए. आइसोलेशनिज्म का या प्रोटेक्शनिज्म का जो भी कंट्री कर रही है वो गलत कर रही है, उसको हमको कोशिश करना चाहिए कि हम उसको रास्ते पर ले आए, है ना. तो ऑथर ने एक सजेशन ये दिया कि हमको जैसे ट्रेड है या कॉमर्स है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट रहे. हमको अपना जो वो है वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस करना चाहिए. मल्टीपल कंट्रीज के साथ आप ट्रेड रिलेशंस रखो, मल्टीपल कंट्रीज के साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करो, है ना. तो ये सारी चीज सजेशन ऑथर ने दिया है कि क्या किस तरीके से करना चाहिए ना. और रशिया का जो यूक्रेन के साथ कन्फ्लिक्ट है वो इस वर्ल्ड ऑर्डर को, जो ये ग्लोबल विलेज है, उस आइडिया को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहा है. इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कहीं ना कहीं उसको डी एस्केलेट करने की कोशिश करें. थर्ड ऑथर ने कहा है कि इट्स अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. ऑथर ने क्यों ऐसा कहा है कि ऑब्वियस सी बात है, आप सबको वीट का केस पता होगा कि वीट में जैसे रशिया जो था और यूक्रेन जो था, वीट के बहुत बड़े सप्लायर्स थे, है ना, टू द ग्लोबल मार्केट. इजिप्ट ने हमसे वीट खरीदने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि पहले वो उस पर डिपेंडेंट थे हालांकि रशिया यूक्रेन पे, बट नाउ चूंकि रशिया यूक्रेन में इतना वो चल रहा है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो दे आर गोइंग टुवर्ड्स इंडिया ओनली, है ना. तो ऐसे में इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के ये जो ग्लोबल मार्केट में एक वॉइड आया है इन द एक्सपोर्ट ऑफ दीज वीट आइटम्स, एंड और दूसरे आइटम्स में भी आया होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट. तो ऐसे में इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी कि इंडिया ये प्लेस ले ले, है ना. इंडिया कैन एक्वायर दैट प्लेस एंड इट कैन फिल द वॉइड इन दैट केस. सो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. अब एक चीज ऑथर ने जो यहाँ पे सजेस्ट की है वो ये की है कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम नाउ वी आर टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू डील विद रशिया एज वेल. काफी ज्यादा हमने इंडिया और रूबल में एग्रीमेंट किया है, इसके अगेंस्ट जरूर ऑथर ने लिखा है. तो ये एक पॉइंट ऐड कर लेना अपने पास. थोड़ा मैं भी इसको और पढ़ लूंगा, आप भी इसको एक बार पढ़ेगा. ऑथर ने ये कहा है कि ये जो लोकल करेंसी के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो लोकल, दे आर नॉट वेरी गुड फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी. धीरे धीरे क्योंकि आप ऐसे में वर्ल्ड से आइसोलेट हो जाएंगे. एंड अभी इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता है वेस्टर्न कंट्री से आइसोलेट होना भी. ऑथर ने कहा कि ठीक है, आप रशिया की भले आप रशिया को आप बुराई ना करो, रशिया के अगेंस्ट आप वोटिंग ना करो, बट एटलीस्ट आप इस केस में जो भी उनके सैंक्शंस हैं उनको बाईपास करने की कोशिश ना करें. आप उन सैंक्शंस के बाईपास में आप इस तरीके से लोकल करेंसी में डील ना करें, क्योंकि अगर आप लोकल करेंसी में डील करेंगे देन दैट विल नॉट बी वेरी गुड फॉर योर इकोनॉमी, क्योंकि वो आपको आइसोलेट कर देगा फिर फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. और अभी आप एट प्रेजेंट यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम दैट थिंग, है ना. अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप इस तरीके से आइसोलेटेड हो जाओ, मतलब वर्ल्ड ऑर्डर से उन कंट्री से आइसोलेटेड हो जाओ. सो यू नीड टू टाई अप विद दीज कंट्रीज एंड देयरफॉर यू कैन नॉट डू दैट, है ना. लास्ट थिंग ऑथर ने कहा कि कोई भी चीज चलने के कारण, ये चलने का कारण जो इकोनॉमिक थ्रेड है या फिर जो पॉलिटिकल थ्रेड है, जो सोशल थ्रेड है, उसके लिए हार्मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड यही कोशिश सारी कंट्रीज को करनी चाहिए कि दे शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी. पीस एंड हार्मनी को मेंटेन करें, एंड किसी भी तरीके से इंडिया भी यही कोशिश करे कि पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहे. एंड वॉट एवर रोल इज पॉसिबल फॉर इंडिया इन दैट केस, जो भी रोल इंडिया प्रोवाइड कर सकता है वो उसको करने की कोशिश करनी चाहिए. तो आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है ना. उसके बाद हम 21 की तरफ भी जाएंगे. एंड यहाँ पे तो इतना कुछ खास ऐसी न्यूज़ आर्टिकल्स मुझे नहीं दिख रही हैं, जो भी दिखेगी मैं आपको बता दूंगा, है ना. तो यहाँ पे हैं, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट. आगे देख लेते हैं. यहाँ पे नीति आयोग टारगेट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश विद बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, है ना. अब यहाँ पे एक नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट प्लान है जो कि इलेक्ट्रिकल जो 2 व्हीलर्स हैं, जो 3 व्हीलर्स हैं, उनके लिए प्लान किया है. सो इन्होंने एक ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी टारगेट की है फॉर 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स. याद रखेगा, सबसे पहले तो लिख लीजिएगा, जैसे इसमें लिखेगा, जैसे अगर आपको नोट्स बनानी है तो यहाँ पे लिखोगे आप ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ठीक है.
आगे एरो लगा करके लिखोगे कौन लेकर के आया, नीति आयोग लेकर के आया। तो पहले ये सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से नोट्स आपको हमेशा एरो के फॉर्म में 2-4 एरो बना करके आप लिखिए, बहुत अच्छी नोट बनती है और बहुत ही ईजी होती है अंडरस्टैंड करने में, ठीक है ना। एंड ये आपको याद रखना है। अब दिस इज फॉर बेसिकली एक्सपीडाइटिंग द लार्ज स्केल एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जल्दी से जल्दी, आप सबको पता है कि 2030 तक हमने कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम शिफ्ट हो जाए, है ना। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अडॉप्शन हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लार्ज स्केल में, इसीलिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी आई है। नाउ द पॉलिसी प्रपोजल्स इंक्लूड इंसेंटिव्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद स्वैपेबल बैटरीज। अब स्वैपेबल बैटरीज का मतलब क्या है कि जैसे आपकी डिस्चार्ज जो बैटरीज हैं उनको आप स्वैप करके चार्ज बैटरीज लगा दें, है ना। स्वैप करने का मतलब क्या हुआ? स्वैप करने का मतलब वही हुआ ना कि आपने एक बैटरी को रिमूव करके दूसरी बैटरी लगा दी। सो पॉलिसी यही प्रपोज करती है कि जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद स्वैपेबल बैटरीज, सब्सिडीज टू फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग स्वैपेबल बैटरीज एंड टेक्निकल एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड रिडक्शन ऑफ जीएसटी अमंग अदर थिंग। तो इनमें जो इंसेंटिव्स रहेंगे उसमें उन्होंने कहा है कि आपको हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे ऐसी फर्म्स को जो स्वैपेबल बैटरीज बनाएंगे, हम उनको टेक्निकल एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स मतलब जो भी हैं वो फुलफिल करवाएंगे उनकी सारी चीज़ें, एंड वी विल ऑल्सो रिड्यूस द जीएसटी अमंग देम, है ना। तो उन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए जीएसटी का भी रिडक्शन करेंगे। बैटरी स्वैपिंग मतलब बैटरी स्वैपिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग डिस्चार्ज बैटरीज फॉर चार्ज वन। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया बैटरी स्वैपेबल मतलब कि डिस्चार्ज बैटरी की जगह आपने चार्ज बैटरी लगा दी, है ना। एंड डीलिंकिंग द व्हीकल एंड फ्यूल एंड हेंस रिड्यूसिंग द अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ द व्हीकल्स, ठीक है ना। तो इट विल रिड्यूस द अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ द व्हीकल्स, डीलिंकिंग द व्हीकल एंड फ्यूल एंड हेंस रिड्यूसिंग द अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। तो इससे कि व्हीकल की भी कॉस्ट कम होगी, है ना। बैटरी स्वैपिंग मीन्स एक्सचेंजिंग डिस्चार्ज बैटरीज फॉर द चार्ज वन। आपने डिस्चार्ज बैटरीज दे दी और चार्ज बैटरीज आपने ले ली, तो इससे जो आपकी कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी, है ना। थोड़ा बहुत उसका कॉस्ट आपको मिल जाएगा जो आपने डिस्चार्ज बैटरी दी है। नाउ दिस ड्राफ्ट पॉलिसी रिकमेंड्स प्रायोरिटाइजिंग all the metropolitan cities with population greater than 4 million for development of battery swapping networks under the phase 1 है ना। एंड इसके बाद फिर मेजर सिटीज एंड स्टेट कैपिटल जाएंगे, लेकिन अभी आपके पास ऐसी ही सिटीज़ ली जा रही हैं जहाँ की पॉपुलेशन ग्रेटर देन 4 मिलियन है ना, 40 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, बैटरी स्वैपिंग अरेंजमेंट्स। 3 की स्टेट्स सेट टू प्लान कोल इम्पोर्ट्स टू प्लग द शॉर्टेजेस। तो अब यहाँ पे 3 स्टेट्स इंडिया के ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, पावर गजलर्स जिनको कहा जाएगा, तो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, दीज आर द पावर गजलर्स ऑफ इंडिया यू कैन से। एंड या इन्होंने ही इंपोर्ट करने के लिए कहा है कोल को, ताकि जो उसका शॉर्टेज है उसको प्लग किया जा सके, है ना। और कोल का काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ इंडियाज डिमांड। इंडिया जो है कोल का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ये भी याद रखेगा। वर्ल्ड में कोल का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर इंडिया है, ठीक है ना। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कल की न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ भी जिक्र करते हैं, है ना। तो कल का जो मेन हाईलाइट तो रहा है वो एडिटोरियल रहा है, बहुत ही प्यारा एडिटोरियल सर द्वारा लिखा गया है, आर.के. विज सर द्वारा लिखा गया है, इज अ वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर। एंड इसमें आर्टिकल है अनफाउंडेड एप्रीहेंशंस अबाउट दिस एक्ट। तो ये एक्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। आप सबको पता होगा क्रिमिनल प्रोसीजर 2022 बिल लाया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। इस एक्ट में जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो मेजरमेंट्स थे पहले फिजिकल मेजरमेंट्स तक लिमिटेड थे, अब उन फिजिकल मेजरमेंट से हट करके उसको बायोलॉजिकल सैंपल्स, उसके जो भी बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं वो भी आप टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। नाउ दिस एक्ट विल रिपील द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। 1920 में आया था, लास्ट जो एक्ट था वो 1920 में था, है ना। तो इसको रिमूव करके अब बेसिकली इस एक्ट को रिपील कर दिया जाएगा और ये जो नया एक्ट है वो ला दिया जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और 1920 वाले एक्ट का जो स्कोप था वो लिमिटेड था टुवर्ड्स फिंगर इम्प्रेशन एंड फुटप्रिंट इम्प्रेशन, मतलब फिंगर और फुटप्रिंट इम्प्रेशन तक ही लिमिटेड था, है ना, कन्विक्ट्स नॉन कन्विक्ट्स पर्सनस का। और उसमें एक और रूल था कि 1 साल से ज़्यादा की जो सज़ा है उसके लिए था वो, मतलब 1 साल से ज़्यादा की जिसमें सज़ा है केसेस में उनके लिए था, है ना। बट अभी क्या कर दिया गया है, अभी तो केवल फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स के अलावा बाकी सारे भी मेजरमेंट्स, यानी कि उसका जो बायोलॉजिकल सैंपल्स है वो भी लेने की, हेयर सैंपल्स लेने की, है ना, ये सारे सैंपल्स लेने की परमिशन दे दी गई है। साथ ही साथ जो 1 साल वाला रिक्वायरमेंट था वो भी हटा दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा जो स्कोप है वो ब्रॉड कर दिया गया है, कुल मिलाकर के एक्ट का जो स्कोप है वो ब्रॉड कर दिया गया है, पहली चीज़।
है ना। इसी में थोड़ा और चीज़ें मैं बता दूं कि ऑथर ने बहुत अच्छी बात बोली सर ने यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिफरेंट सेक्शंस में है, चाहे वो आप सेक्शन 53 या 53A पढ़ो सीआरपीसी का, उसमें सिग्नेचर और हैंड राइटिंग लेने का है ना। सीआरपीसी जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, सीमन, स्वैप्स, यहाँ स्पूटम, तो सीआरपीसी ऑलरेडी ये सब कर रहा है ना, स्वेट, हेयर सैंपल, लेकिन अलग अलग उसमें कर रहा है। सिमिलरली सेक्शन 311 है सीआरपीसी का, जो कि एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव अ स्पेसिमेन, सिग्नेचर और हैंड राइटिंग फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द प्रोसीडिंग्स एंड ऑल, है ना। सेक्शन 311 ऑलरेडी कहता ही है। तो ऑथर ने कहा कि ये जो चीज़ें की गई मेजरमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं एक मर्जर है, मतलब अलग अलग जगहों पे जो फैला हुआ था ना वो उसका मर्जर है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि जिसका आप अगेंस्ट बात करें। सो इट्स जस्ट अ मर्जर फ्रॉम डिफरेंट एक्ट्स एंड लॉज, है ना, डिफरेंट सेक्शंस फ्रॉम डिफरेंट एक्ट्स एंड लॉज का मर्जर किया जा रहा है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ है जिसमें कि आप इसका अपोज करना शुरू कर दो, ठीक है ना। एंड इसके अलावा जो लॉ कमीशन है उसने 41st रिपोर्ट 1969 की जो दी थी, उसमें कहा था कि इट इज़ नेसेसिटी ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन फॉर एन इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन विदाउट अफेंडिंग आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो आर्टिकल 20 का जो सबसेक्शन 3 है, मतलब एक व्यक्ति को उसके अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता, मतलब एक व्यक्ति को उसके अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता। ये मतलब इन सब आर्टिकल्स को अगर आप ब्रेक ना करो, इसके अलावा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस व्यक्ति का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर उससे आप मतलब इन्वेस्टिगेट करो, प्रॉपर उससे क्वेश्चनिंग करो, ये सब जरूरी है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, जैसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का जो फंडा मैंने आपको बताया आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 है जो, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू, याद रखेगा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू का केस है 1961 का, उसमें ये कहा था द पर्सन इन कस्टडी गिविंग हिज स्पेसिमेन, राइटिंग, हैंड राइटिंग और सिग्नेचर और इम्प्रेशन ऑफ हिज थंब, फिंगर, पाम और फुट to the investigating officer cannot be included in the expression to be witness under article 23 of the constitution। तो उसको to be witness के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही 1961 में स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू के केस में कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपना हैंड राइटिंग या सिग्नेचर या इंप्रेशन ऑफ थंब देता है, फिंगर देता है, पाम या फुट का देता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, तो इसको हम टू बी विटनेस अंडर मतलब आर्टिकल 23 की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड करते हैं, मतलब कि ये फिर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, है ना। तो ऑथर ने कुल मिलाकर ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहता है कि इस तरीके के जो सैंपल्स हैं, जो ये फिजिकल मेजरमेंट्स होते हैं, या फिर आपके हैंड राइटिंग है, स्पेसिमेन हो गया, या आपका डीएनए टेस्टिंग हो गई, या आपका हेयर सैंपल हो गया, वॉइस सैंपल हो गया, दे विल नॉट बी अमाउंटिंग टू कंपेलिंग एन एक्यूज, मतलब ये इसका मतलब ये नहीं हो कि आपको हम कंपेल कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सैंपल्स आपके लिए जा सकते हैं, और ये लेने के बाद मतलब आपसे ऑब्वियस सी बात है, आपको हम बता करके लेंगे, आपको फोर्सफुली आपसे नहीं ले रहे, लेकिन हम आपसे लेंगे अगर, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा कि आपको आपके अगेंस्ट विटनेस बनाया जा रहा है ना। दिस इज फॉर द क्लैरिटी ऑफ द केस, दिस इज फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस ऑफ द केस, है ना। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने यही कहा है कि दिस इज ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसी नॉलेज नहीं पोर्ट्रे करते हैं व्यक्ति के अंदर की, है ना, उसकी प्राइवेसी नहीं भंग होती है कोई, और ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के अगेंस्ट भी नहीं है कुल मिलाकर के। तो ये ऑथर ने कह दिया क्लियर कट, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस जरूर, जैसे कि नार्को एनालिसिस जो टेस्ट होता है, पोलीग्राफ टेस्ट होता है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ पे हम आपको जरूर कंपेल करना मान सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का केस था, उसमें क्लियर कट ये कह दिया था कि अगर आप इस तरीके से टेस्टिमोनियल कंपल्शन में आते हैं तो यहाँ पे कंसेंट लेना आवश्यक है, यानी कि इसमें ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत 20 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत टू बी विटनेस अगेंस्ट उसमें आता है, इसीलिए इसमें कंसेंट लिया जाता है प्रॉपर, मतलब आपसे कंसेंट लिया जाएगा कि क्या हम आपका पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकते हैं, आपका नार्को एनालिसिस टेस्ट कर सकते हैं, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर होती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी क्लियर कट, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो है उन्होंने काफ़ी क्लियर कट गाइडलाइंस भी दी हैं कि आपको किस गाइडलाइन के अंतर्गत ये टेस्ट करने हैं। तो ऑथर ने कुल मिलाकर के सारी चीज़ें कही। अब ऑथर ने इसके अलावा एक इसमें और सेक्शन हटाया गया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें पहले 1 साल तक की रिस्ट्रिक्शन थी, बट वो 1 साल वाली रिस्ट्रिक्शन अब हटा दी गई। तो ऑथर ने कहा कि देखो 1 साल से कम वाले जो केसेस हैं, पुलिस हर केस में आपका फिंगरप्रिंटिंग या हर केस में आपके बायोलॉजिकल सैंपल्स नहीं लेगी, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसा नहीं कि
पुलिस हर केस में ले रही है कि आपको 4 महीने की सज़ा हो सकती है या 1 महीने का कोई बहुत छोटा कोई केस है तो आपसे हर केस पे लेती रहेगी। ये एक्चुअली में उनका वो भी रहेगा, अगर उनको इफ़ दे थिंक इट इज़ नेसेसरी। जैसे कि वो हर केस में ऑब्वियस सी बात है नहीं लेने वाले, अगर उनको पता है कि कोई व्यक्ति नॉर्मल ऐसे बहुत छोटा कोई केस है उसमें आया है ना, 2 लोगों की ऐसे गाड़ियां टकरा गई आपस में, आप मान लो किसी ने शिकायत कर दी, कुछ हुआ नहीं, बहुत नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये भी शिकायत हो गई मास्क किसी ने नहीं पहना, तो ऐसे नहीं कि आपसे मास्क नहीं पहना तो आपके सारे सैंपल लेना शुरू कर देंगे लोग। दिस इज देयर ओन जजमेंट एंड दे विल नॉट बी डूइंग दैट व्हाट्स इन दैट केसेस। तो पहले की जैसे आपको वो करने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं कि 1 साल से कम के केसेस में भी वो इस तरह से करेंगे। दिस विल बी देयर जजमेंट। अगर उनको लगता है हाँ, दे थिंक दैट यू कैन बी अ फ्यूचर परपेट्रेटर, इफ दे थिंक दैट यू कैन बी अ फ्यूचर मतलब मिसक्रेंट हो सकते हो आप लोग फ्यूचर में, तो वो आप कर लेंगे, लेकिन दे विल नॉट बी टेकिंग दैट फॉर दैट रीजन, है ना। दूसरी चीज ऑथर ने कुछ प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट की, जैसे कि उन्होंने बोला कि जुवेनाइल्स के केस में जो ये बिल है वो काफी क्लियर नहीं है, एंड द बिल इज नॉट वेरी क्लियर इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स कि उनका क्या लेना है नहीं लेना है और किस तरीके से उसको डिलीशन करना है कब करना है। तो जुवेनाइल्स के केस में बिल्कुल भी ये एक्ट क्लियर नहीं है। दूसरा इसमें ये भी है कि जो बेसिकली इसमें 80 साल के बाद के जो लोग हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग द क्राइम आफ्टर द एज ऑफ 80 इज नेग्लिजिबल इन इंडिया। अगर आप देखें तो एनसीआरबी के डेटा क्या कहें अकॉर्डिंग, जो 60 साल से ऊपर के लोग जो क्राइम करते हैं उसका नंबर केवल 1.5% है, ठीक है ना। तो जो पीरियड ऑफ स्टोरेज है डेटा का, कब तक स्टोर, उसको भी थोड़ा देखने की जरूरत थी, क्योंकि 80 साल के ऊपर का व्यक्ति तो करेगा नहीं, है ना। तो 75 साल तक आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो, तो वो भी आपको देखना चाहिए कि आप जो पीरियड ऑफ स्टोरेज है दैट कुड हैव बीन मैनेज एंड ऑन, है ना। एंड ऑथर ने ये कहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, ज़्यादा अच्छी जो टेक्नोलॉजी रहेगी वही ज़्यादा बेटर मैनेज कर सकता है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि टेक्नोलॉजी लाने से पहले हमको देखना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर मेक श्योर करें कि कोई फॉरेन टेक्नोलॉजिकल वो कंपनीज हम इंक्लूड ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा डेटा दूसरे के हाथ में जाए। दैट इज द थिंग विच वी मस्ट बी थिंकिंग ऑफ, है ना। तो ये हमको देखना है। आगे देख लेते हैं कुछ और न्यूज़ आर्टिकल हैं क्या। द यूजीसी रेगुलेशन फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था परसों के न्यूज़ एनालिसिस में। यूजीसी ने बहुत ही ईजी कर दिया है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को टू कोलैबोरेट विद द फॉरेन इंस्टीट्यूट्स। बस आपको रैंकिंग का देखना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट रैंकिंग एंड ऑल, है ना। केवल आपको रैंकिंग देखनी है कि 1000 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी और टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के अंतर्गत वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंडिया में वो 100 के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है एनआईआरएफ में, है ना, ऐसे कॉलेज। प्लस अगर उनकी ग्रेडिंग 3.01 ऑन अ 4-पॉइंट स्केल नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल के अंतर्गत है, तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो है एलिजिबल है टू कोलैबोरेट विद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग 1000 से कम होनी चाहिए क्यूएस या टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के अंतर्गत। तो ये ऑलरेडी आपको पता है। इसके पहले एक ड्राफ्ट आया था, उसमें उन्होंने टॉप 500 किया था, लेकिन फिर उसको बढ़ा करके इन्होंने 1000 कर दिया गया है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंड ऑथर ने एक चीज़ और कही है, जैसे कि इसमें 2 मोड थे पहले। जैसे पहले एक था कि मतलब कि पहला जो ड्राफ्ट आया था उसमें उन्होंने कहा था कि अप्रूवल मोड पे जाएगा। अब उन्होंने कह दिया कि नहीं, ऑटोमेटिक मोड पे रहेगा। मतलब अगर आप ये सिर्फ रैंकिंग का क्राइटेरिया पूरा करते हो तो आप ऑटोमेटिकली कोलैबोरेट कर सकते हो, आपको अलग से यूजीसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होती थी, है ना। अब ये कोलैबोरेट कैसे करेंगे, तो कोलैबोरेट करेंगे या तो डुअल डिग्री कुछ रहेगी, डुअल डिग्री, इसको ट्विनिंग प्रोग्राम कहते हैं, ट्विनिंग प्रोग्राम डुअल डिग्री, है ना, कि मतलब दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सर्टिफाई करेंगी, है ना, दोनों को उसको, है ना। और दैट इज द थिंग हाउ दे विल बी वर्किंग, है ना, सेपरेटली एंड साइमल्टेनियसली, सेपरेट एंड साइमल्टेनियस, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं क्या आज के डिस्कस करने के लिए। जजेस मस्ट गिव रीजंस फॉर बेल डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि इट इज ड्यूटी बाउंड फॉर द जजेस टू गिव रीजंस फॉर ग्रांटिंग और डिनाइंग द बेल। क्या होता है, कई केसेस में मनमानी भी करती है जुडिशरी, कई केसेस में उसने आप उसको बेल देना है तो उसने दे दिया, उसको बेल नहीं देना है तो दे विल नॉट गिव द बेल, है ना। तो बट नाउ द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट नाउ द जजेस हैव टू गिव द रीजन for giving or denying the bail, है ना। they have to give the specific reasons why they think that giving bail is necessary, why they think that giving bail is not good,
है ना। तो कुल मिलाकर के ये रीजंस जो है वो आर्बिट्रीनेस को हटाएगा एंड दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। AK सूद इज द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो AK सूद जो अजय कुमार सूद जी हैं, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द यूनियन गवर्नमेंट, है ना। तो याद याद रखिएगा, इट्स अ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑर्डर एंड AK सूद यानी अजय कुमार सूद जी हैज बीन मेड द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, इसको याद रखिएगा एंड that is the thing which is important. I hope you got clarity. Sixth Scorpion takes to water, जैसे INS वागशीर कल का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, है ना। तो ये सिक्स्थ स्कॉर्पियन क्लास थी, ये तो मैंने न्यूज़ बता दी। और जो न्यू हमारे नेवल चीफ हैं उनका नाम है आपका ठीक है, द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार, याद रखेगा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। तो ही इज न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इनका नाम भी याद रखेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट टू ट्वीक ई-कॉमर्स पोर्टल रूल्स। अब गवर्नमेंट जो है वो ई-कॉमर्स पोर्टल रूल्स जो है उसको ट्वीक करने वाला है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है दे आर सेट टू अनवील रिवाइज ई-कॉमर्स रूल्स इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स दैट वुड प्रेस ऑपरेटर्स ऑफ वन लाइन मार्केट प्लेस टू इंश्योर एल्गोरिदमिक फेयरनेस। क्या होता है, देखो क्या होता है, अमेजन में कोई चीज़ आप सर्च करिए, सपोज करिए अमेजन में आपने कोई चीज़ सर्च की, तो वो एक्चुअली में उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स को पहले दिखाएगा जो उनके द्वारा या जिसमें होली और पार्शली ओन्ड बाय अमेजोन हो या कोई ऐसा एंटिटी हो जिसमें उनके कुछ परसेंटेज हो। तो ऑब्वियस सी बात है ये उनको पहले दिखाएगा ताकि आप उनका प्रोडक्ट लेंगे अगर तो इनको पार्टनरशिप में कुछ और परसेंटेज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ई कॉमर्स रूल्स में वो चेंज करने वाले हैं कि आप एल्गोरिदमिक फेयरनेस बनाइए, मतलब ऐसा ना हो कि एल्गोरिदम में आपने कोई चीज़ सर्च की तो आपका प्रोडक्ट आ रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि नाम भी सर्च करो तो भी दूसरे का ही प्रोडक्ट आता है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड जैसे यूट्यूब भी तो यही करता है। हम लोग का देखो, हम लोग का वीडियो बहुत ज़्यादा व्यू नहीं आते, 4,000 5,000 व्यूज़ आते हैं, ठीक है ना। कई लोग क्या है, एड्स, इतने ज़्यादा एड्स खरीदते हैं कि उनके बहुत व्यू आते हैं। इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चूंकि हम एड्स और ये सब तो देखो नहीं खरीद सकते, वी आर सोली रिलाइंग ऑन योर कंट्रीब्यूशन, इसलिए हम कहते हैं कि भाई लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। बट सम पीपल व्हाट दे डू इज दैट दे परचेज द एड्स फ्रॉम यूट्यूब, दे गिव एड्स इन यूट्यूब, उनको अलग से रेवेन्यू देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे अमेजोन और ऑल ये सब भी यही कहते हैं, है ना। तो इसीलिए अभी ट्विक्स करने वाले हैं ताकि जो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में फेयरनेस आ जाए। और अमेजोन और ये सारी चीज़ अगर कोई मतलब कि जो स्मॉल सेलर्स हैं बेचारे, जो कि डिपेंडेंट है, स्मॉल सेलर्स हैं जो कि अपना प्रोडक्ट अमेजोन को दे रहे हैं, उनके लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रहे, इस कारण से ये चीज़ की जाएगी। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.